नमस्कार। आज हम एक खास विषय पर बात करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ का लोक कल्याण मॉडल। ये मॉडल क्या है, कैसे काम करता है और इसका जिक्र सरकारी दस्तावेजों में कैसे किया गया है। चलिए, इसी को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, किसी भी सरकारी मॉडल की शुरुआत होती है कुछ चुनौतियों से निपटने के लिए, और यहां भी ऐसा ही है। रिपोर्ट की शुरुआत ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान से होती है, जो कहता है, बढ़ती महंगाई, आर्थिक असमानता और बढ़ती बेरोजगारी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के जीवन को मुश्किल बना रही हैं। तो मतलब साफ है, ये नीतियां इन्हीं बड़ी समस्याओं को हल करने का दावा करती हैं। तो इन समस्याओं का हल क्या है? रिपोर्ट के हिसाब से इसका जवाब एक शब्द में है, न्याय। पर यहां एक दिलचस्प बात है। रिपोर्ट कहती है कि न्याय सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा मॉडल है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सभी के लिए एक न्यूनतम आय सुनिश्चित करना, जिससे समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को भी अपनी आय बढ़ाने और बेहतर जिंदगी जीने के मौके मिले। ठीक है, तो ये न्याय का मॉडल आखिर काम कैसे करता है? रिपोर्ट के मुताबिक इसे समझने के लिए हमें इसके 3 स्तंभों या कह लें कि 3 पिलर्स को देखना होगा। सबसे पहला पिलर है आर्थिक उत्थान, और इसका मेन फोकस है राज्य की कृषि, जो कि वहां की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, उसे सीधी आर्थिक मदद देना। और जब हम मदद की बात करते हैं तो इसका स्केल छोटा मोटा नहीं है। रिपोर्ट में जो आंकड़ा दिया गया है वो देखिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 24 लाख किसानों को सीधे 16,415 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और दिखाता है कि ये स्कीम कितनी बड़ी है। तो सवाल उठता है कि ये योजना असल में काम कैसे करती है? देखिए, ये किसानों को हर साल एक इनपुट सब्सिडी देती है, लेकिन यहाँ एक खास बात है। जो पारंपरिक फसलें हैं जैसे धान, उनके लिए 9,000 रुपये प्रति एकड़ मिलते हैं। वहीं अगर कोई किसान बाजरा, गन्ना या दालें उगाता है तो उसे 10,000 रुपये मिलते हैं। तो ये सिर्फ मदद नहीं है, बल्कि एक तरह से किसानों को फसल बदलने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, सारा पैसा सीधा बैंक खातों में जाता है, डीबीटी के जरिए। तो ठीक है, पैसा दिया गया, पर इसका जमीन पर असर क्या हुआ? सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना की वजह से खेती लायक जमीन बढ़ी, फसलों की पैदावार भी बेहतर हुई, और नतीजा ये हुआ कि हर साल धान की खरीद ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब ये तो हुई किसानों को सीधी आर्थिक मदद देने की बात, लेकिन ये मॉडल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक और बड़ा मकसद है, एक आत्मनिर्भर ग्रामीण इकोसिस्टम बनाना। और यहीं से हम आते हैं इसके दूसरे पिलर पर, एक सर्कुलर रूरल इकोनॉमी। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करके ही एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया जाए। और इस सर्कुलर इकोनॉमी के दिल में है गौठान मॉडल। अब ये समझिए कि ये काम कैसे करता है। ये एक पूरा साइकिल है। सबसे पहले सरकार पशुपालकों से 2 रुपए किलो में गोबर और 4 रुपए लीटर में गोमूत्र खरीदती है। फिर गांवों में बने गौठान सेंटर्स में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसे प्रोसेस करते हैं, और इससे बनता क्या क्या है? वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, जैविक कीटनाशक, यहां तक कि गोबर से प्राकृतिक पेंट भी। इससे होता यह है कि पशुपालकों को भी आमदनी होती है और इन महिला समूहों को भी। इस मॉडल के असर को जमीनी स्तर पर दिखाने के लिए रिपोर्ट में एक कहानी भी दी गई है, कौशल्या जी के सेल्फ हेल्प ग्रुप की। उनके ग्रुप ने 900 क्विंटल से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट बनाया और उससे उन्हें 3.5 लाख रुपए का फायदा हुआ। और जानते हैं उन्होंने उस पैसे का क्या किया? उन्होंने उससे एक आटा चक्की लगा ली। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक योजना दूसरी आर्थिक गतिविधियों को जन्म दे सकती है। अब देखिए, ये जो गौठान मॉडल है, ये कोई अकेली योजना नहीं है। ये एक बड़ी अम्ब्रेला स्कीम का हिस्सा है, जिसका नाम है सुराजी गांव योजना। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 4 चीजों पर फोकस है: नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, यानी पानी, पशुधन, जैविक खाद और घर के पिछवाड़े में खेती। तो कुल मिलाकर ये एक होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट की रणनीति है। तो हमने आर्थिक मदद की बात की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की। अब आते हैं इस मॉडल के तीसरे और शायद सबसे अहम पिलर पर, और वो है लोगों में निवेश। रिपोर्ट के मुताबिक असली और लंबा चलने वाला विकास तभी होगा जब स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर ध्यान दिया जाएगा। हेल्थ केयर की बात करें तो रिपोर्ट का जोर है डोर स्टेप डिलीवरी पर, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना। आंकड़े भी कुछ यही कहानी बताते हैं। जैसे हाट बाजार क्लिनिक के जरिए 82 लाख लोगों का इलाज हुआ। शहरी झुग्गी झोपड़ियों में मोबाइल यूनिट्स ने करीब 37 लाख मरीज देखे। और एक खास पहल है दाई दीदी क्लिनिक, जिसमें सिर्फ महिला मेडिकल स्टाफ होता है
और इसके जरिए 1.4 लाख से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों का इलाज किया गया। अब इलाज तो हो गया, पर दवाइयां महंगी हों तो क्या फायदा? तो स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता बनाने के लिए रिपोर्ट में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का जिक्र है। यहां दवाइयां एमआरपी पर 50 से 70% तक के डिस्काउंट पर मिलती हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूरे राज्य में ऐसे 194 स्टोर खुल भी चुके हैं। हेल्थ के बाद अब बात करते हैं एजुकेशन की। यहां पर जो घोषित लक्ष्य है वो है कि वंचित बच्चों तक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मुफ्त में पहुंचाई जाए। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ी योजना है वो है स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट एक्सीलेंट स्कूल, जिसे SAGS भी कहते हैं। रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर 2022 तक ऐसे 279 स्कूल खुल चुके थे, जिनमें 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे थे। और इन स्कूलों का मकसद है प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं जैसे कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और क्लासरूम सभी को उपलब्ध कराना। इन स्कूलों से निकले टैलेंट की मिसाल देने के लिए रिपोर्ट में एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है रितिका ध्रुव की। SAGS की एक 16 साल की छात्रा जिसने ब्लैक होल से आने वाली आवाजों पर एक प्रेजेंटेशन दी और उसे नासा ने अपने सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया। ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य और शिक्षा के बाद तीसरा जरूरी पहलू है पोषण। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का जिक्र करते हुए एक बड़ा दावा किया गया है। दावा यह है कि 2018 से अब तक राज्य में कुपोषण में 48% की कमी आई है। आंकड़ों की माने तो 2.65 लाख बच्चे कुपोषण के दायरे से बाहर आ चुके हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। तो हमने किसानों की योजना देखी, गोठान मॉडल देखा, स्कूल और अस्पताल देखे। सवाल ये है कि इन सब अलग-अलग योजनाओं को आपस में जोड़ता क्या है? रिपोर्ट के अनुसार इन सब को एक धागे में पिरोने वाला विजन है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जिसका मतलब है एक नया छत्तीसगढ़ बनाना। और इस विजन का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है छत्तीसगढ़ को शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी को खत्म करने के मामले में देश के टॉप राज्यों में से एक बनाना। यह सरकार का एक लॉन्ग टर्म गोल है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है। इस बड़े विजन के साथ साथ एक ठोस टारगेट भी सेट किया गया है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, और इसका लक्ष्य है अगले 5 सालों में 12 से 15 लाख नए रोजगार के मौके पैदा करना। तो छत्तीसगढ़ के इस पूरे वेलफेयर मॉडल को समझने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या इस तरह के स्थानीय संसाधनों पर आधारित मॉडल को बड़े पैमाने पर शायद पूरे देश में लागू किया जा सकता है? और अगर ऐसा करने की कोशिश की जाए तो इसे लागू करने में किस तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।